हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा वीडियो ये पार्ट 3 है, ठीक है। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने सीखा था भारतीय संविधान के परिचय के बारे में। दूसरा हमने सीखा था संविधान सभा निर्माण, जिसमें हमने प्रारूप समिति के बारे में भी जान लिया था। आज का हमारा वीडियो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रीलिम्स। अब इसके बारे में आप लोगों ने अपने स्कूल में, कॉलेज में इतना तो थोड़ा बहुत सीखा ही होगा। ये अक्सर स्कूल और कॉलेज में बच्चों से बुलवाया जाता है, हमेशा हमने भी बोला है और आपने भी बोला होगा, आई होप। बट ये हर किसी को याद नहीं होता है और ये अधिकतर लोगों को तो याद होता है बट हर किसी को याद नहीं होता है। तो आगे हम अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हों तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही और वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूं और आपको अपडेट मिलते रहें, ठीक है। देखिए, पिछले क्लासेस का थोड़ा बहुत हम रिवीजन कर लेते हैं। हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था भारतीय संविधान के परिचय के बारे में, जिसमें हमने जाना था कि संविधान किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है, ठीक है। उसके बाद हमने जाना था संविधान सभा के बारे में, जिसमें हमने जाना था कि संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। आज का वीडियो अगर थोड़ा सा लंबा हो तो डोंट वरी, बिकॉज वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि टॉपिक इतना कॉम्प्लिकेटेड है, बट वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आई होप आपको बहुत बेटर रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम अपनी क्लासेस को शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में जान लेते हैं। देखिए, प्रस्तावना क्या होता है यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब प्रस्तावना क्या है, ठीक है। तो ये भारतीय संविधान की भूमिका है जिसमें संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों और मूल्यों का वर्णन किया गया है, ठीक है। ये देखिए हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना, एक बार मैं इसे पढ़ती हूँ, ठीक है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के आज इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 यानी कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इसे स्वीकार किया गया था और इसे हम लोग संविधान के हृदय और आत्मा के नाम से भी जानते हैं और इस पर कोई भी धारा लागू करने योग्य नहीं है, ठीक है। लेकिन यह संविधान की व्याख्या का आधार भी है, ठीक है। अब इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बारे में हमें अच्छे से जानना है, जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है, समाजवादी क्या होता है, पंथ निरपेक्ष क्या होता है। ऐसे ही कुछ वर्ड्स हैं, देखिए, जिन पे कलरफुल तरीके से दर्शाया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, उसके बाद है, अब जान लेते हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है। देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का बेसिकली मतलब होता है कि एक ऐसा स्टेट जो किसी भी मामलों में, चाहे वो आंतरिक मामला हो चाहे बाहरी मामला हो, किसी भी मामले में किसी बाहरी शक्ति के अधीन ना हो, मतलब वो अपना निर्णय खुद ले सकता हो, ठीक है। तो हमारा भारत एक ऐसा स्टेट है जो बाहरी निर्णय हो या फिर आंतरिक निर्णय हो, वो अपना निर्णय खुद ले सकता है, ठीक है। मुख्य बिंदु क्या है, देखिए दिया गया है कि भारत की संप्रभुता पूर्ण है और यह किसी देश या शक्ति पर निर्भर नहीं है, ठीक है। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब पूर्ण है, एकदम खुद में पूर्ण है, किसी और शक्ति के अधीन नहीं है, ठीक है। उसके बाद है समाजवादी, देख सकते हैं। उसके बाद है समाजवादी।
समाजवादी का मतलब है कि भारत में समाज में सभी लोगों के लिए समान अवसर और संसाधन का समान वितरण भी किया गया है। मतलब किसी में भी भेदभाव का व्यवहार नहीं किया गया है। सब में समान अवसर और न्यायपूर्ण वितरण मतलब न्याय के आधार पर प्राप्त कराया गया है। ठीक है, अब इसमें मुख्य बिंदु क्या है, ध्यान दीजिएगा। गरीबी और असमानता को कम करना और सभी के लिए जीवन स्तर को और बेहतर बनाना। ठीक है, उदाहरण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आदि सुविधाओं के लिए भी सभी को समान तरीके से उपलब्ध कराना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं समाजवाद, ध्यान रखिएगा। निरपेक्ष यानी कि सेक्युलर। ठीक है, पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि भारत में किसी एक धर्म को कोई विशेष प्रावधान नहीं दिया गया है। भारत में सभी धर्मों को भी समान मान्यता प्राप्त है। हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्मों को नकारने का जो नियम है वो नहीं देता है। मतलब हमारे संविधान में सभी प्रकार के धर्मों को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, दिया गया है कि भारत के अधीन नहीं है। ठीक है, भारत में सभी धर्मों को समान सम्मान प्राप्त है और स्वतंत्रता भी दी गई है। सभी धर्म के लोग अपने अपने धर्म को मान सकते हैं और प्रचार प्रसार कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ है कि आप अपने धर्म को मान करके किसी और धर्म के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इस चीज़ में संविधान की तरफ से प्रावधान बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज्य का अर्थ है कि जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता का शासन। अब ये लाइन जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, जनता के लिए और जनता का शासन। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। मतलब यहाँ पे शासन भी जनता द्वारा होगा और ये जनता के लिए होगा और जनता का ही शासन होगा। ठीक है, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही सरकार बनेंगे और वो जनता के हित में कार्य करेंगे। हालांकि ऐसा अभी कम हो रहा है, बट ये संविधान की प्रस्तावना में दिया गया है। ठीक है, तो भारत में राष्ट्र प्रमुख यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जो कि वंशानुगत नहीं होते हैं बल्कि निर्वाचित होते हैं। राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, वंशानुगत नहीं होते हैं। पहले होता था ऐसे कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, या फिर कोई एक राजा है उनकी हत्या करके जो जीता वही राजा बन गया। बट अब ऐसा नहीं है, अब यहाँ पे चुनाव कराया जाता है। ठीक है, और चुनावीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, सरकार उसी द्वारा बनती है। अब दोनों में फ़र्क समझ लेते हैं, लोकतांत्रिक और गणराज्य में फ़र्क क्या है। ठीक है, लोकतांत्रिक मतलब भारत में हर वयस्क नागरिक को मतदान का अधिकार दिया गया है और इसे हम लोग लोकतांत्रिक बोलते हैं। और गणराज्य क्या है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है और राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होते हैं और जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं। इसे हम लोग गणराज्य बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है हमारा न्याय। ठीक है, हमने देखा था कि सभी लोगों को न्याय उपलब्ध कराने हेतु तो न्याय क्या है। देखिए, न्याय 3 प्रकार का होता है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ये तीनों न्याय का जिक्र हमारे संविधान के प्रस्तावना में किया गया है। ठीक है, सामाजिक न्याय मतलब समाज के सभी लोगों को समान अवसर देना और समान प्रकार से न्याय देना ही सामाजिक न्याय कहलाता है। ठीक है, आर्थिक न्याय मतलब हर व्यक्ति को आजीविका और संसाधन का अवसर देना। और राजनीतिक न्याय का मतलब होता है कि नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार और भागीदारी देना। ठीक है, जैसे सभी को समान अवसर देना कहलाता है सामाजिक न्याय, ध्यान रखिएगा। और रोजगार, उचित वेतन और आर्थिक अवसर देना कहलाता है आर्थिक न्याय। और वोट देने का अधिकार और सरकार में भागीदारी देने और वोट देने को हम लोग बोलते हैं राजनीतिक न्याय, यानी कि राजनीति में जाने का समान अधिकार। ठीक है, तीनों न्याय मिल करके समाज में समानता, अवसर और अधिकार सुनिश्चित करते हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अब इन 5 वर्ड्स को समझते हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक है, पीडीएफ पे आप थोड़ा कम ध्यान दीजिएगा, मेरी वॉइस आपको क्लियर जा रही होगी। तो हर नागरिक को अपने विचार रखने, बोलने, मानने और हर किसी भी धर्म को मानने और पूजा करने की पूरी आज़ादी दी गई है संविधान में। ठीक है, विचार, हर नागरिक अपने मन के विचार को स्वतंत्रता पूर्वक रख सकता है। ठीक है, वो अपने मन में चल रहे किसी भी विचार को या फिर
लिखने या फिर छापने किसी माध्यम से भी व्यक्त कर सकता है। इसमें संविधान में किसी प्रकार का कोई रोक लगाया गया नहीं है, ठीक है। उसके बाद है विश्वास। किसी भी धर्म को मानने या किसी भी धर्म पे विश्वास करने की स्वतंत्रता संविधान में दी गई है। आप किसी पर ज़बरदस्ती कोई धर्म नहीं थोप सकते। उसके बाद है धर्म। हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, यह है हमारा धर्म, ठीक है। उपासना। अपने धर्म के अनुसार पूजा करने, उपवास करने इत्यादि की स्वतंत्रता भी दी गई है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, नागरिकों को स्वतंत्रता ज़रूर दी गई है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने धर्म के लिए किसी और धर्म को नुकसान पहुंचाएंगे। नेवर, आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। प्रतिष्ठा और औषध की समानता, सॉरी टाइप लिखने में मिस्टेक हो गया है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता होता है, ठीक है। मतलब सभी को समान अवसर देना ही अवसर कहलाता है, ठीक है। दिया गया है कि हर नागरिक को कानून की नज़र में समान दर्जा मिलेगा और अवसर में भी समानता होगी। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है सम्मान और जीने का अधिकार। जाति, धर्म, लिंग, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया सकता है। किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये संविधान के विरुद्ध है, ठीक है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप संविधान के विरुद्ध जा रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अवसर, सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेगा, जैसे शिक्षा हो, रोजगार हो, पद हो, सुविधा हो, सब में सभी को समान अवसर मिलेगा। लेकिन संविधान में कुछ ऐसे भी नियम हैं, जैसे ओबीसी हो गए, एससी एसटी हो गए, इन सब के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है, क्योंकि पिछड़े वर्गों को प्रावधान संविधान में दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ठीक है। अब व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता क्या है आखिर, ठीक है। तो हर व्यक्ति का सम्मान करना, व्यक्ति की गरिमा, उसकी गरिमा बनाना, उसको अधिकार देना, उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, ये हमारा कहलाता है व्यक्ति की गरिमा, यानी कि डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। उसके बाद है राष्ट्र की एकता और अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। देश के सभी राज्य, भाषाओं और संस्कृतियों को एक सूत्र में बांध कर रखना, ठीक है। किसी भी संस्कृति को ज़्यादा न बढ़ाया जाए और किसी संस्कृति को नीचे न गिराया जाए, इसका प्रावधान दिया गया है संविधान में। सभी को समान अवसर मिलना चाहिए और देश में एकता रहनी चाहिए, सभी में आपस में भाईचारे की भावना रहनी चाहिए। तो ये सब प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा संविधान का पार्ट है वो ख़त्म होता है, ठीक है। माफ़ी चाहती हूँ, थोड़ा सा बाहर का मौसम थोड़ा सा ख़राब है, इस वजह से थोड़ी देर के लिए वीडियो को ऑफ करना पड़ा, ठीक है। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो हमने पढ़ लिया है। अब एक बार फिर से हम उसे देख लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि हमने उसमें जो भी वर्ड्स थे उनके अर्थ तो हमने समझ लिए हैं। अब हम ये समझ लेते हैं कि उनमें जो भी वर्ड्स हैं उन सबको मिला करके संविधान की प्रस्तावना आखिर बनती क्या है। चलिए, संविधान की प्रस्तावना ये बन रही है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इट मीन कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि भारत किसी भी बाहरी शक्ति के अधीन न हो, समाजवादी, समाज के सभी लोगों में एकता हो, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य यानी कि जहाँ पे लोगों का लोगों के द्वारा और लोगों के लिए शासन हो, वैसा गणराज्य बनाने के लिए, ऐसा एक राज्य बनाने के लिए जिसमें हम अपनी सरकार खुद चुन सकें, हम अपनी सरकार को चुन करके और शासन चलाने के लिए भेज सकें जो हमारे हित में कार्य करे, ठीक है। तथा उसके समस्त नागरिकों को, वहाँ के जितने भी ऑल ओवर पीपल हैं उनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक तौर पे न्याय, राजनीतिक तौर पे न्याय और आर्थिक तौर पे न्याय, यानी कि समाज में न्याय दिलाना और आर्थिक न्याय और राजनीति में न्याय दिलाना, ठीक है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, खुल करके अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्त करने की, अपने विचारों को हम व्यक्त कर सकते हैं, हम अपने विचार रख सकते हैं, हम किसी भी धर्म में विश्वास कर सकते हैं और हम किसी भी धर्म के लिए उपासना, व्रत, पूजा कुछ भी कर सकते हैं, यार जो करना है करो, ठीक है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, सभी की मान प्रतिष्ठा को देखते हुए सभी के लिए समान अवसर प्रदान करते हुए प्राप्त कराने के लिए और उन सब में व्यक्ति की गरिमा,
व्यक्ति की अपनी खुद की गरिमा, जिसको हम लोग बोलते हैं ईगो बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं मेरा ईगो हर्ट हो गया, तो वो ईगो, सबकी गरिमा, सबका मान सम्मान और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, बंधुता का मतलब होता है भाईचारा, आपस में मिलजुल कर रहना, उसे हम लोग बोलते हैं भाईचारा। तो वो बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प हो करके आज इस संविधान सभा की तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। अब ये जो संविधान है हमारा, वो संविधान हमारा बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, इसलिए यहाँ पे डेट दिया गया है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। जबकि संविधान लागू होने की तारीख 26 जनवरी 1950 है, जिस दिन को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, कि आपको पूरी तरह से समझ में आया? अपना रिस्पॉन्स हमें ज़रूर दीजिएगा। और जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, आपकी सपोर्ट ही हमारी प्रेरणा है। ठीक है, हम मिल कर के ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, तो क्यों ना ऐसा किया जाए। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अभी आपके लिए एक होमवर्क है। ठीक है, मैं दिखा देती हूँ। आपका एक होमवर्क है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। अभी जस्ट मैंने बताया, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, और कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ज्ञान ही शक्ति है और संविधान हमें सही दिशा देता है। ठीक है, कड़ी मेहनत आज करिए ताकि कल का सपना सच हो सके। जो आज आप कर रहे हैं, कल आपको वही आपके आगे आएगा। आप अगर आज पढ़ाई कर रहे हैं तो कल आपको इसका परिणाम ज़रूर मिलेगा। ध्यान रखिएगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।